हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि डीबीटी का एग्ज़ाम आने वाला है और डीबीटी एग्ज़ाम के आपके तैयारी को इन्हांस करने के लिए मैं रेगुलर आपके लिए कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अभी तक मैंने 2008 कितना 2008 टू 2022 जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को पॉइंट्स में बदल के बुलेट पॉइंट के रूप में मैंने आपको दिया है और उसका पीडीएफ उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा फॉर द रिवीजन। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप जाओ उसको डाउनलोड करो, वो आपको फ़ायदा देने वाला है। और वो एग्ज़ाम सिर्फ मतलब वो पेपर्स वो पीडीएफ सिर्फ आपको डीबीटी में नहीं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और गेट यूनिवर्सिटी या बायोटेक से रिलेटेड वो सारे एग्ज़ाम जिस पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूछे जाते हैं, वो सारे एग्ज़ाम में वो ज़रूर आपका हेल्प करेगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठो, क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है कि कॉपी और पेन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी वीडियोस में सिर्फ मैं आंसर नहीं बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स देता हूँ जो आप नोट्स बनाते हुए चलो कि। तो आज हम कुछ क्या सिंड्रोम को लेके आए हैं और वो कैसे होता है उसको लेके आए हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। तो अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम तब होता है जब बॉडी में एक्स्ट्रा कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम 21 हो। मीन्स 21 की अगर एक्स्ट्रा कॉपी होती है तो डाउन सिंड्रोम होता है। 21 की अगर एक्स्ट्रा कॉपी होती है तो डाउन सिंड्रोम होता है। दूसरा जो सिंड्रोम है वह है पटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अलावा क्या होता है? एक पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम तब होता है जब बॉडी में एक्स्ट्रा कॉपी हो, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम 13। याद रखना कौन कौन से क्रोमोसोम। अगर 21 एक्स्ट्रा कॉपी है तो डाउन सिंड्रोम, अगर 13 है तो पटाउ सिंड्रोम। लेकिन इसके अलावा एक और होता है जिसे बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम कब है? जब आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी हो, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम 18। 21 एक्स्ट्रा डाउन सिंड्रोम, 13 एक्स्ट्रा पटाउ सिंड्रोम, 18 एक्स्ट्रा तो एडवर्ड सिंड्रोम। इसके बाद एक होता है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। ये आपका किस में होगा? फीमेल में होगा। फीमेल में एक्स्ट्रा एक्स हो जाए। फिफ्थ नंबर पे एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है? जब एक एक्स क्रोमोसोम 1x क्रोमोसोम क्या हो? मिसिंग हो। मिसिंग इन फीमेल। फीमेल में से एक एक्स क्रोमोसोम
मिसिंग हो, मतलब फीमेल विद ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। 6 नंबर पे हम बात करेंगे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या है हमारा? एक्स्ट्रा ले आओ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल। देखो ट्रिपल एक्स वाली किसमें था, किसमें है? फीमेल में। बट क्लीन फिल्टर्स किसमें होता है? मेल में। इसके अलावा होता है एक्स वाई वाई सिंड्रोम। इस वीडियो में पूरे सिंड्रोम और वो सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम है उसको मैं लेके आया हूं। इसमें क्या है आपका? एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम इन मेल। मेल्स के केस में एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम हो तब। एक होता है आपका क्राई डू, इसको कैट या चैट कुछ भी पढ़ सकते हो, क्राई डू चैट या कैट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है वो बिल्ली की तरह रोता है और इसके पीछे रीजन है डिलीशन ऑन क्रोमोसोम 5। क्रोमोसोम 5 में अगर डिलीशन होता है तो आपका क्राई डू कैट सिंड्रोम होता है। इसके अलावा एक और होता है फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम जो है यह डुप्लीकेशन के कारण होता है। डुप्लीकेशन ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में आपका क्या होता है? ट्राई न्यूक्लियोटाइड होती है, तीन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, उसका डुप्लीकेशन होता चला जाता है, उससे आपका फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। एक 10 होता है एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकीमिया। इसमें जो होता है आपका ट्रांसलोकेशन होता है, लोकेशन in which part of chromosome 22 moved to 9। ये कैंसर के लिए होता है, रेटिनोब्लास्टोमा। तो ये 10 जो है मैंने तुम्हें दिया, जिसको पॉइंट्स के रूप में लिख लो कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है तुम्हें। क्या है ये? बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और थोड़ा बहुत मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तुम भी मेहनत कर लो। डीबीटी का जीआरएफ अपने घर लेके आओ, इस चैनल के थ्रू पैसा बचाओ, कोचिंग में देने से बजाय यहाँ पर लिया करो। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे, डाउन सिंड्रोम है और मैंने लिखा है डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 देख लो कहाँ लिखा है, 21 यहाँ पे है, तो 1 का 4 होगा, 1 का 4 यहाँ और यहाँ है। दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम मैंने यहाँ लिख रखा है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 18, तो यहाँ पे देख लो ट्राइसोमी 18 दे रखा है, तो बी का क्या होने वाला है? 1 होने वाला है, तो बी का आपका 1 यहाँ पे है। फिर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में मैंने क्या बोला है? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल, मतलब एक्स वाई के साथ एक एक्स होना चाहिए, तो ये हो गया क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। सी का 2, वैसे ये यही दोनों से हो जाता। टर्नर सिंड्रोम मैंने यहाँ पे दे रखा है, टर्नर सिंड्रोम 1 एक्स क्रोमोसोम मिसिंग, मतलब फीमेल विद 1 एक्स, ओनली 1 क्रोमोसोम, तो डी का क्या हो गया आपका?
डी का 3। तो सेकेंड आंसर इसका, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। मतलब क्या हो गया आपका, ये पहले ही डिलीट हो गया था ये दोनों, और ये दोनों को, इसको भी आपने हटा दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में दे रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज टू कन्वर्ट हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू द सेंट्रल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा कि कौन सा प्रोसेस नहीं यूज होता है हाइड्रो का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट बनाने में। ये इसको इसको कॉमन सेंस से तुम बता सकते हो कि हाइड्रेशन, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में बदलते हैं, OH ग्रुप को हटा के। ठीक है, जैसे दो मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड का बनना है। नाइट्रो रिडक्शन, यस, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें नाइट्रोजन जुड़ा होगा तो उसको हम नाइट्रो रिडक्शन कर देंगे, तो नाइट्रो रिडक्शन से भी करते हैं और रिड्यूस्ड हाइड्रोक्सिलेशन से भी करते हैं। बट अभी तक ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं पढ़ा होगा कि जिसमें एक्सट्रैक्शन, बाहर निकाल के, एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। तो एक्सट्रैक्ट करके हम अभी तक कोई भी मतलब इस प्रोसेस के द्वारा अभी तक जितना भी बायोलॉजी पढ़ा होगा वहां पे ये नहीं पढ़ा होगा कि एक्सट्रैक्शन से हम हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सेंट्रल मेटाबोलाइट में बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका एक्सट्रैक्शन है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन जो होता है हम यूज नहीं करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, इसको बस समझने की जरूरत है। लॉजिक मतलब क्वेश्चन समझ लोगे आंसर समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है न्यूरोनल कल्चर एक्सपेरिमेंट इफेक्ट ऑफ केमिकल, एक केमिकल है जिसका इफेक्ट देखा गया, वाज प्रिवेंटेड बाय प्री ट्रीटिंग द सेल्स विद प्रोजोसिन। मतलब कह रहा कि प्रोजोसिन से हमने क्या करा, प्रोजोसिन से एक केमिकल को इनहिबिट किया, मतलब एक केमिकल को प्री ट्रीट किया, जिससे प्रिवेंटेड, इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटेड, जिससे उस केमिकल का इफेक्ट प्रिवेंट हो गया। और ये आपका प्रोजोसिन क्या होता है, यह आगे दे रखा एन अल्फा 1 एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट्स। बट आगे इसके ऊपर हो गए, लिखा है बट नॉट बाय प्रोप्रेनोलॉन। मतलब इससे जब हमने ट्रीट करा तो हमारा केमिकल का इफेक्ट खत्म हो गया। बट अगर हम प्रोपेनोल इससे ट्रीट करा तो नहीं खत्म हुआ। मतलब क्या है, अ बीटा एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट। मतलब क्या कह रहा कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने एक केमिकल की स्टडी कर रहे हैं, उस केमिकल की एक्टिविटी को हम क्या कर रहे हैं, एक अदर केमिकल पैराजोसिन से जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट खत्म हो रहा। बट वहीं पे प्रोपेनॉल से अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट खत्म नहीं हो रहा। तो हमें ये बताना है कि ये जो तुम्हारा कौन सा केमिकल की स्टडी हम कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन में तुम्हारे पास है नॉर एड्रेनालिन और मिथोक्सामिन, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों, समझो। ये तुम्हारा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से रिलीज होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से यह रिलीज होता है। ये
ये रिलीज होके अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स से बाइंड होता है। और अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो है, इसका काम क्या होता है, यह रेगुलेट करता है, रेगुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स थ्रू बाइंडिंग and activating the norepinephrine। ये याद रखना, अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर जो है ये GPCR है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ठीक है। तो इसमें जो है हमने क्या करा है कि प्राजोसिन से जैसे ही ट्रीट करा था तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया था, क्योंकि प्राजोसिन जो है वो इससे जाकर बाइंड कर गया और यह एंटागोनिस्टिक है ना, तो इससे जाकर जैसे ही बाइंड करेगा तो एंटागोनिस्टिक टर्म का मतलब होता है कि जीपीसीआर से जो आपका सेकेंडरी मैसेंजर है वो एक्टिव ही नहीं होगा। टर्म समझो क्या है, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है ये जो एक्टिवेशन है, इसे कास्केड कहते हैं, जो सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होता है उस कास्केड को रोक देना। गोनिस्टिक टर्म का मतलब होता है, एगोनिस्टिक का मतलब होता है, ये जो इतना लिखा है ना, एगोनिस्टिक, इस एगोनिस्टिक टर्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज से बाइंड करके उसके बाद होने वाले कंसिक्वेंसेस या कास्केड को एक्टिव कर देना एगोनिस्टिक टर्म का मतलब होता है। और एंटा का मतलब होता है उसको इनहिबिट कर देना। तो जैसे ही हमने प्राजोसिन से ट्रीट किया, उसने क्या करा, इस कास्केड को बंद कर दिया। तो इस कास्केड को बंद कर दिया तो इसमें से जो मतलब ये बंद कर दिया, जब बंद कर दिया तो क्या हुआ, ये जो यहाँ पे है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है, ये रेगुलेट नहीं हुआ। और ये रेगुलेट नहीं हुआ तो मतलब नॉर एड्रेनालिन केमिकल के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, नॉर एड्रेनालिन केमिकल के साथ ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रोप्रेनॉल से यहाँ पे अगर होता तो अल्फा की जगह क्या होता, बीटा एड्रीनोकॉर्टिक। बट यहाँ पे क्या हुआ है, अल्फा के साथ एंटागोनिस्टिक है, इसके साथ है, इस वाले कास्केड को रोकने की कोशिश करी गई है। मींस जो साइंटिस्ट केमिकल यूज कर रहा था वो था नॉर एड्रेनालिन और मिथोक्सामाइन। मिथोक्सामाइन जो होती है, इसके बारे में अगर पढ़ोगे तो इसके बारे में खास बात क्या है कि ये बॉडी में इंक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस resulting in increase in blood pressure and
रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। तो ये मिथॉक्सामाइन का यूज है। नोट्स बना लो, इसको जल्दी से लिख लो, शायद पूछा जा सकता है कभी इन फ्यूचर में। चलो, इसको समझने से पहले एक हम साइकिल बना देते। नॉर्मल साइकिल में बनाऊंगा, यहाँ पे कोई हाई फाई साइकिल नहीं है। तुमको समझना है, कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा जैसे कि तुम उसको फ्यूचर के लिए याद रखो। जैसे ही फीमेल एनोफ्लीज जो है बाइट करेगा, मॉस्किटो टेक अ ब्लड meal and injects स्पोरोजोइट। जैसे ही मॉस्किटो इंसान की बॉडी से ब्लड लेगा, उस ब्लड में मॉस्किटो के द्वारा स्पोरोजोइट भेज दिया जाएगा। मतलब स्पोरोजोइट एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है इन केस ऑफ प्लाज्मोडिया या इन केस ऑफ मलेरिया। यहाँ से यह जो है वो लीवर सेल में चला जाता है, लीवर सेल्स में इंटर हो जाता है। लीवर सेल्स में इंटर होने के बाद यह साइजॉन्ट बनाता है, और साइजॉन्ट जो है ये रप्चर होके रिलीज होता है और ब्लड में चला जाता है, ब्लड स्टेज में चला जाता है। और ब्लड स्टेज में जाकर यहाँ पे आपका ट्रोफोजोइट टोफोजोइट बनाता है, और ये टोफोजोइट्स ब्लड स्टेज में ही, आरबीसी स्टेज में ही घूमता रहता है। और एक बार कुछ इसमें से गैमीटोसाइट्स बनाते हैं, और ये गैमीटोसाइट्स जब ब्लड वापस मॉस्किटो लेने आता है, मॉस्किटो टेक अ ब्लड meal and ingest गैमीटोसाइट्स। तो माइक्रोगैमीटोसाइट्स और मेगा गैमीटोसाइट्स मिलके मैक्रो गैमीटोसाइट्स और माइक्रो और मैक्रो गैमीटोसाइट्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम ऊकाइनेट कहते हैं। और ये ऊकाइनेट बाद में ऊसाइट बनाता है, ऊसिस्ट बनाता है, और ऊसिस्ट बना के यह जो है फिर से स्पोरोजोइट बनाता है, और स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज होके मॉस्किटो के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ का जो है ये ह्यूमन सेल्स के अंदर हो रहा, और ये जो है यहाँ पे ब्लड सेल के अंदर होता है, और इसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये वाला जो पार्ट है। और एरिथ्रोसाइटिक से पहले की जो साइकिल होती है उसे बोलते हैं हम प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल या फेज, इसको फेज कह दो। जो इसमें हो रहा मॉस्किटो के अंदर, इसे बोलते हैं हम स्पोरोजोनिक साइकिल। तो यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज है। ब्लड के अंदर, इरेथ्रोसाइट के अंदर कौन सा होता है? ट्रोफोजोइट। ब्लड के अंदर इंटर कौन करता है? साइजॉन्ट। और बॉडी से क्या कहते हैं, मैन की बॉडी से मॉस्किटो की बॉडी में कौन सा जाता है? गैमीटोसाइट। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, माइक्रो और मैक्रो।
साइजॉन्ट यहाँ पे जो बनता है इसके कारण फीवर आता है, बस ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। Which form of plasmodia is transmitted from mosquito to human? मॉस्किटो से ह्यूमन, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिपेंडिंग ऑफ इट्स परसेंटेज ऑफ इनहेरिटेंस। याद रखना, किसी भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सप्रेशन इस बात पे डिपेंड करे कि वो कितना परसेंट में आया है। परसेंटेज ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि वो मैटरनल है या पैटर्नल है, मम्मी की तरफ से आया है या पापा की तरफ से आया है। इस बात पे वो अगर अपने एक्सप्रेशन को शो करता है तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। क्या यहाँ बोला गया, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिपेंडिंग ऑफ इट्स परसेंटेज ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे यही परसेंटेज ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है। परसेंटेज ऑफ इनहेरिटेंस का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो जो जिसका मतलब, मान लो कि कोई एक्स क्रोमोजोम मम्मी में है पर एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम पापा में है, तो ये एक्स अगर आता है तो इसका जो फिनोटाइप है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो अलग होगा। यहीं पे ये एक्स आता है तो इसका फिनोटाइप अलग होगा। तो ये जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये मैटरनल है या पैटर्नल है। इस बात पे फिनोटाइप अगर डिपेंड करता है तो इसे हम बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। एपिस्टेटिस में क्या होता है, एक दूसरे को दबा देता है। एक्सप्रेसिविटी में क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। पेनिट्रेंस में क्या है कि पॉपुलेशन में है बट कुछ इंडिविजुअल ही उसको शो कर रहे हैं उस डिजीज को, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो उसे पेनिट्रेंस करते हैं। इसका आंसर क्या था, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक तो यार ना तुम लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो, ये डेफिनेटली तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा, ना ही तुम इसे ज़्यादा शेयर करते हो। बेट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है बट ना शेयर कर रहे हो ना ही लाइक कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।